हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने आपको प्रोटीन करवा दिया था, प्रोटीन के आधे टॉपिक कंप्लीट किए थे और थोड़ा बचा हुआ है प्रोटीन का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने आपको प्रोटीन करवाया था। प्रोटीन हमने आपकी थियरी पढ़ा रहे थे और थियरी में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो प्रोटीन चल रहा था। प्रोटीन में हमने आपको थोड़ा पढ़ा दिया था, आगे का आधा हमने आपसे कहा था कि जो बिहार का, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम था तो उनके लिए मैराथन 2-3 क्लास लानी थी, इसलिए मैंने इसे रोक दिया था। तो आज हम वो बचा हुआ क्लास कंप्लीट करेंगे प्रोटीन का। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वशा में आएगी। तो अब तक हम देख लेते हैं कि हमने प्रोटीन में अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने प्रोटीन में प्रोटीन पढ़ लिया है। हमने ये जाना था कि प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, प्रोटीन क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमने जाना था प्रोटीन से जुड़े मुख्य बिंदुओं के बारे में, हमने आपको बताया था। फिर हमने बात की थी आवश्यक अमीनो अम्ल की, अनावश्यक अमीनो अम्ल की, आंशिक अमीनो अम्ल की। फिर हमने हाइड्रोसिस के बारे में भी आपसे बात की थी। प्रोटीन को कितने आधार पर बांटा गया है, हमने उसके बारे में भी आपसे बात की थी। उसके बाद गुणों, जो प्रोटीन जो आधार पर डिवाइड किए गए हैं उनके क्या क्या अलग अलग कार्य हैं, जो सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन का जो बचा हुआ भाग है, लेकिन क्विक रिवीजन जो हम करेंगे वो शुरू से करेंगे एक बार। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी प्रोटीन बारे में। प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान पाने वाला। आपको बताया था कि 1937 में रॉबर्ट जॉर्ज मुंडल द्वारा, जो एक रसायन शास्त्री थे, इनके द्वारा प्रोटीन की खोज की गई थी, प्रोटीन शब्द की। और जो इसका प्रोटीन का नाम जॉन जैकब बर्जीलियस द्वारा दिया गया था 1838 में। ये बहुत कंफ्यूजिंग था, इसलिए हमने आपको कहा था कि आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटीन एक जटिल कोलाइड विलयन है, इसके बारे में हमने आपसे बात की थी। प्रोटीन से जुड़े बहुत सारे हमने बताया था कि जितने भी एंजाइम्स का निर्माण होता है, जितने भी हार्मोन्स का निर्माण होता है, आरएनए, डीएनए, ब्लड का निर्माण में प्रोटीन हमारे सहायक होती है। ठीक है, हमारी जो प्रोटीन है वो लगभग 15% तक, हमारा जो शरीर है वो लगभग 15% तक प्रोटीन से बना हुआ है। जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं इसमें प्रोटीन का विशेष रूप होता है। पीएच जो हमारे बॉडी में जो पीएच बैलेंस करता है, पीएच के बैलेंस में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोटीन की रासायनिक संरचना के बारे में हमने आपको बताया था कि कार्बन जो है 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन यानी कार्बन जो है वो 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 13 to 20% और सल्फर 2 या 4% है ना। आपको बताया था कि एक किलो, मतलब अगर 1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर हमने बात की थी आवश्यक प्रोटीन के बारे में, हमने आपको बताया था, उसके लिए एक ट्रिक भी बताया था। आवश्यक फिर से देख लेते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल की अगर हम बात करें तो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, आर्जिनिन। जो आर्जिनिन है वो किशोरावस्था में विकास के लिए आवश्यक होता है। फिर हिस्टाडिन और फेलिन, ये जो हमारे हैं, ये हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमारे हैं प्रोटीन। ठीक है, ये जो 10 प्रोटीन है टोटल, जो हमारे टोटल 10 प्रोटीन है ये आवश्यक है। आवश्यक और अनावश्यक प्रोटीन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि जो आवश्यक प्रोटीन होता है वो क्या होता है, जो अनावश्यक प्रोटीन होता है वो क्या होता है। आवश्यक प्रोटीन ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, बेलिन, आर्जिनिन, हिस्टाडिन और फेलिन। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी, आपको एक ट्रिक भी बताया था, आही आला मृथि फिटी वैल्यू। हमने आपको से इस ट्रिक के बारे में बात की थी, आही आला मिथी फ्रिटी वैल्यू। आपको ये ट्रिक भी याद रखने को कहा था हमने, क्या आप याद रखिएगा। बताया कि उसका मतलब आइसोल्यूसिन, हिस्टाडिन, एल आर्जिनिन, फिर लाइसिन, मिथियोनिन, फिर थ्रियोनिन, फेलिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन और ल्यूसिन, हमने आपसे बात की थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अनावश्यक है देख लेते हैं। जो हमारा अनावश्यक अमीनो अम्ल है उसके बारे में बात करते हैं। जो देखिए
ठीक है, हमने आवश्यक अमीनो अम्ल तो बताया था आपको, अनावश्यक अमीनो अम्ल को देख लेते हैं हम। अनावश्यक अमीनो अम्ल प्रोलीन, देखिए प्रोलीन, एलेनिन, एस्पारजीन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पायरेटेड, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ये सेरीन, ये जो है ये हमारे अनावश्यक यानी कि ये हमारी बॉडी प्रोटीन की ही मौजूदगी में, प्रोटीन की उपस्थिति में खुद हमारी बॉडी बना लेता है। ठीक है, ये इसमें अनावश्यक अमीनो, क्योंकि इसे हम बाहर से नहीं लेते हैं, इसीलिए हमें इन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक उतने ही होते हैं, लेकिन अनावश्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे बाहर से नहीं लेते हैं, अपने खाने के थ्रू नहीं लेते हैं। प्रोलीन, एलानिन, एस्पारेजिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पायरेटेड और ग्लूटामेट या ग्लूटामाइन, सेरीन। ठीक है, इसमें से कुछ आंशिक भी हैं, इसमें इसी प्रोटीन में से कुछ आंशिक प्रोटीन भी हैं जो पूरे कार्य नहीं करते, क्योंकि उसमें पूरे अमीनो अम्ल, हमने आपको अनावश्यक और आवश्यक के बारे में और आंशिक के बारे में भी अंतर बताया था। ठीक है, जो आंशिक होते हैं वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में पूरे काम नहीं करते, क्योंकि जो अमीनो अम्ल होता है वो 10 अमीनो अम्ल होता है, तो उसमें 10 अमीनो अम्ल पूरे नहीं पाए जाते। इसलिए जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है उसका एक देखिए ट्रिक था नीचे, पास्ता JGC, मैंने इसी में लिख दिया है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इसे नोट भी कर लेंगे अपनी बुक पे। ठीक है, अगर आपने नहीं पहले पढ़ा है, नहीं तो आप अच्छे से समझ के ऐसे ही कर सकते हैं। एक आंशिक अमीनो अम्ल था, आंशिक अमीनो अम्ल मतलब टायरोसिन। ये जो आंशिक है ना, ये आवश्यक और अनावश्यक दोनों अमीनो अम्ल में से ही है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये पूरे काम नहीं करते, या तो इनकी हमें हमेशा ज़रूरत नहीं होती, अगर हमेशा ज़रूरत, या तो किसी विशेष एज में इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए ये आंशिक में है, या तो फिर इसमें पूरे अमीनो अम्ल नहीं हैं, इसलिए ये आंशिक में होते हैं। जैसे 10 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो इसमें 6 या 7 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक में रखा गया है। ठीक है, आंशिक अमीनो अम्ल टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, आर्जिनिन और हिस्टाडिन। जैसे हिस्टाडिन है, हिस्टाडिन इसलिए इसमें रखा गया है क्योंकि हिस्टाडिन की जो आवश्यकता वो सिर्फ नवजात शिशु की जो वृद्धि, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है ना, तब उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे हमने इसमें रख दिया। आर्जिनिन इसलिए इसमें रखा गया है क्योंकि किशोरावस्था में विकास के लिए आवश्यक होता है, उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, तो आप जान लिए आवश्यक प्रोटीन, अनावश्यक प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन। बात करेंगे हाइड्रोलिसिस। हमने आपको बताया था इसके बारे में कि यह एक जटिल संरचना है, जटिल संरचना का सरल संरचना में टूटना, उसे हाइड्रोलिसिस है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना और प्रोटीन का अमीनो, जो भी हम भोज्य पदार्थ कर रहे हैं या फिर जो भी हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, उसका अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे सरलतम रूप में टूटना ही हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ओके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना, वसा का वसीय अम्ल और 3 फैटी एसिड्स में टूटना। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन का हमने बताया था आपको कि प्रोटीन का जो बांटा गया है, प्रोटीन को कितने आधार पर प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। गुणों के आधार पर हम 3 प्रोटीन के बारे में आपसे बात की थी, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। स्रोत के आधार पर प्राणिज प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। और हमने आपको संरचना के आधार पर बताया सरल, संयुग्म और व्युत्पन्न प्रोटीन। आगे देखते हैं हम गुणों के आधार पर जब हमने प्रोटीन को बांटा था तो उसमें गुणों के आधार पर पूर्ण प्रोटीन, सबसे पहले हमने बात की थी आपसे पूर्ण प्रोटीन के बारे में। देख लेते हैं पूर्ण प्रोटीन क्या है। गुणों के आधार पर जो हमने बात की थी, गुणों के आधार पर सबसे पहले हमने आपको बताया पूर्ण प्रोटीन के बारे में। गुणों के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? गुणों के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन। तो पूर्ण प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हों, और उन्हें पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। 10 अमीनो एसिड है, 10 पाए, यह जो है हमारा प्रोटीन जो हमारी वृद्धि, विकास, वजन, कोशिका के निर्माण तथा मरम्मत का कार्य पूर्ण करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे अंडा, मछली, सोयाबीन, सूखे फल, इन सब में पूरे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसे पूर्ण प्रोटीन की प्राप्ति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, केसिन, ओवाग्लूविन, ग्लूटिनिन, ग्लोविन, मायोसिन प्रोटीन आते हैं इसके अंतर्गत। अगला जो हम बात करेंगे वो हमारा आंशिक प्रोटीन है। जब हम आंशिक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ऐसे प्रोटीन जिसमें आवश्यक अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, इस कारण इसे आंशिक प्रोटीन कहा जाता है। ये शरीर में होने वाली कुछ क्रियाओं को
तो पूरा करते हैं, परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ये पूरा नहीं करते हैं। इनमें 3-4 अमीनो एसिड्स अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रोटीन की आंशिक प्रोटीन की श्रेणी में रखा गया है। इसमें आंशिक मात्रा प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसे आंशिक प्रोटीन की श्रेणी में रखा गया है। जैसे अनाजों में पाया जाने वाला ट्रिप्टोफेन, लाइसिन का अभाव होता है। दालों में मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, थियोनिन का अभाव होता है, इसीलिए इसे आंशिक प्रोटीन कहे जाते हैं। आंशिक प्रोटीन के श्रेणी में रह जाते हैं ये प्रोटीन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अपूर्ण प्रोटीन के बारे में। अपूर्ण प्रोटीन क्या होते हैं? अपूर्ण प्रोटीन हम उन्हें कहते हैं, यह प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जो अपूर्ण प्रोटीन होते हैं वो लगभग वनस्पति जगत से ही प्राप्त होते हैं। यह प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास, कोशिका निर्माण तथा मरम्मत का कार्य नहीं करता। ये किसी भी हमारे कार्य में, हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन को कार्य करने में भाग नहीं लेता, इसीलिए इसे जो है अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं, या फिर अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में रखे जाते हैं। न विकास में, न वृद्धि में, न कोशिका के निर्माण में, न मरम्मत में, किसी भी आवश्यक कार्य में भाग नहीं लेते। इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, मक्के की जीन प्रोटीन और फलों में पाई जाने वाली जिलेटिन प्रोटीन। या इसमें दो है एग्जाम्पल है, मक्के की जो जीन प्रोटीन होती है वो, और फलों में पाई जाने वाली जिलेटिन प्रोटीन। ओके, ये अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है स्रोत के आधार पे। हमने आपसे जब स्रोत के आधार पे बात किया था तो प्रोटीन को 3 भागों में, 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, एक वनस्पति प्रोटीन और एक प्राणिज प्रोटीन। तो जो हम प्राणिज प्रोटीन में किया था, उसको जो प्राणिज प्रोटीन में डिफाइन किया गया था, उसमें ये बताया कि इसे प्रथम प्रोटीन की श्रेणी में रखा जाता है। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन में सबसे अच्छी प्राणी प्रोटीन ही कहलाती है। जो प्राणी जगत से प्रोटीन पाए जाते हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है, और इसे हम आवश्यक की श्रेणी में भी रखते हैं। ठीक है, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर आदि। इनमें जो होता है, ये जो वनस्पति जगत से पाए जाते हैं, इनमें पूरे 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 10 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर वनस्पति प्रोटीन की हम बात करते हैं। वनस्पति प्रोटीन, इन्हें सेकेंड क्लास की प्रोटीन कहा जाता है। जो हमारी वनस्पति प्रोटीन होती है इन्हें द्वितीय क्लास की प्रोटीन कहा जाता है। क्यों द्वितीय क्लास की प्रोटीन कहा जाता है? क्योंकि ये जो है हमारी वनस्पति जगत से पाई जाती, ये प्रोटीन जो है हमारी वनस्पति जगत से पाई जाती हैं, और वनस्पति जगत से पाई जाती हैं, जिसमें दाल, अनाज, फल आदि में पाई जाती हैं। इसे द्वितीय क्लास की प्रोटीन रखा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें पूरे अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, कुछ कम पाए जाते हैं। अगला जो हमारा है, देखिए हमने एक नोट बना के आपको बताया भी था कि इन्हें द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड नहीं पाए जाते, तथा इसका कारण यह है कि जिस प्रकार मांस व दूध आदि का पूरा प्रोटीन हमारे शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है, वहीं वनस्पति प्रोटीन जो होता है उसको खाने के बाद हम उसका 60 से 65% भाग ही हमारे शरीर में उपयोग कर पाते हैं। इसीलिए इसे अपूर्ण प्रोटीन या फिर आंशिक प्रोटीन की श्रेणी में रख दिया जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं सरल प्रोटीन के बारे में, सरल प्रोटीन वह प्रोटीन है जो जल अपघटन मतलब टूटना, अपघटन मतलब टूटना होता है, के बाद सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं। ठीक है, जल अपघटन टूटने के बाद सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं। जैसे सरल प्रोटीन, जल अपघटन की क्रिया हुई इसके साथ तो ये बदल गया अमीनो एसिड में। इसका एग्जाम्पल कौन सी है? अंडे की एल्ब्यूमिन प्रोटीन, गेहूं की ग्लूटेन्स प्रोटीन, और दालों में प्रोमिन्स प्रोटीन, और बालों में जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है वो। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला जो है संयुक्त प्रोटीन, हमने 3 बात की थी, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हम प्रोटीन है इसे संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन कहा जाता है। जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ के साथ मिलकर कोई नया प्रोटीन बनाता है, जब हमारा सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ के साथ मिलकर कोई नया प्रोटीन बना लेता है तो उसे हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे जो हमारा प्रोटीन है वो किसी पदार्थ के साथ मिल जाए और एक नए प्रोटीन का निर्माण कर दे, एक नए तत्व का निर्माण कर दे, तो उसे हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन प्लस अन्य कोई तत्व और संयुक्त प्रोटीन बराबर संयुक्त प्रोटीन हो जाता है। प्रोटीन और अन्य कोई तत्व मिक्स किया और उसके बाद ये दोनों मिलकर संयुक्त प्रोटीन बन गए। जैसे इसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियोप्रोटीन। पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन इस प्रकार के प्रोटीन में साधारण प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक तत्व जुड़ जाते हैं और इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। ये हमारी थाइमस ग्रंथि में थाइमो न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं।
थाइमोन्यूक्लिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं। अगला जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ग्लोबिन एक सरल प्रोटीन है तथा हिम जो है वो आयरन है, लोहा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ग्लोबिन प्रोटीन और लोहा मिलकर एक नया प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। फास्फोप्रोटीन अगला है। फास्फोप्रोटीन क्या होता है? फास्फोप्रोटीन इस प्रकार के प्रोटीन में प्रोटीन एक सरल प्रोटीन के रूप में और फास्फोरस दोनों मिलकर ओवाविलेटिन के रूप में दूध में कैसिनोजन के रूप में रहते हैं। यह अंडे के पीले भाग में भी पाया जाता है और जो दूध में कैसिनोजन, जो पीला पीला हल्का दूध में पीलापन पाया जाता है, वो कैसिनोजन के रूप में ही पाया जाता है। ये फास्फोप्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का निर्माण फास्फोरस से मिलने के बाद होता है। ओके, अगला है हमारा लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन तो होता है, ये अमीनो एसिड के साथ लिपिड मिल जाता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ लिपिड मिलता है और लिपिड और प्रोटीन मिलकर एक नया प्रोटीन बना देते हैं। यह मुख्य रूप से हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। लेसिथोप्रोटीन क्या होता है, इस प्रोटीन के निर्माण में सरल प्रोटीन और लेसिथिन को मिलाकर किया जाता है। यह भी हमारी कोशिकाओं में रक्त के रूप में विद्यमान रहता है। ठीक है, यकीन है आपको प्रोटीन, जो हमने द्वितीय प्रोटीन संयुक्त प्रोटीन की बात की, ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगला जो है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं, इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण ताप, जल, पाचक रसों की प्रक्रिया के दौरान विखंडन के कारण होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक प्रोटीन और एक द्वितीयक प्रोटीन। ठीक है, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो व्युत्पन्न प्रोटीन जो सरल हो गया, संयुग्मी हो गया, और व्युत्पन्न प्रोटीन, इस प्रोटीन के इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसमें निर्माण ताप, जल, पाचक रसों तथा बहुत सारी प्रक्रियाओं के विखंडन के दौरान होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और एक द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हम दोनों देख लेते हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है और द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन की अगर आप बात करेंगे, इसमें वे प्रोटीन आते हैं जिसमें अपघटन के बाद आंशिक रूप से या बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रोटीन्स, एक मेटा प्रोटीन और एक जमने वाला प्रोटीन। जो प्राथमिक प्रोटीन हमारा होता है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, इसमें क्या होता है, इसमें जब अपघटन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद, जैसे इसमें अगर किसी पदार्थ में हमने अपघटन की प्रक्रिया कर दी या फिर किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, उसमें उसे दोबारा से बनाने के बाद भी उसमें बहुत कम चेंज आया हो, बहुत कम परिवर्तन हुआ हो, बहुत कम मात्रा में, तो इसे कहते हैं हम प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। ये तीन प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो प्रोटीन, दूसरा मेटा प्रोटीन और तीसरा जमने वाला प्रोटीन। पहले को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, दूसरे को हम मेटा प्रोटीन कहते हैं और तीसरे को जमने वाला प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स क्या है, दूध से बनने में कैसीन प्रोटीन, जमे रक्त में फाइब्रिन प्रोटीन या प्रोटीन्स का रूप है। जैसे दूध में जो दही बनाते हैं, हम दूध को दही बना दिया ना, ये कैसीन प्रोटीन का उदाहरण है। रक्त जो जम जाता है उसे फाइब्रिन प्रोटीन्स, ये दोनों प्रोटीन्स के रूप में आता है। अगला हमारा है मेटा प्रोटीन। मेटा प्रोटीन क्या होता है, इस प्रकार की प्रोटीन में अम्ल और क्षार की क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। ये जो प्रोटीन है ये अम्ल और क्षार की क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं। इस समूह में एसिड प्रोटीन, एसिड एल्ब्यूमिन, क्षारीय प्रोटीन आते हैं। इसमें प्रोटीन और एसिड प्रोटीन और एसिड एल्ब्यूमिन और क्षारीय प्रोटीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं मेटा प्रोटीन के। ठीक है, और जमने वाला प्रोटीन क्या होता है, ये वे प्रोटीन हैं जिनकी उत्पत्ति प्रोटीन घोल पर ताप की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, अगर जैसे ये वो ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम ताप पे ले जाएं, अगर हमने इसे ताप पे रख दिया, अगर इसे हमने गर्म के प्रभाव में ले गए, ताप के प्रभाव में ले गए, तो ये जम जाएगा। जैसे अंडे का एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अंडे का आप देखें ना, वैसे तो एकदम ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसे ही हम इसे ताप पे डालते हैं वो जमने लगता है। ओके, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, यह प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन का अपघटन होने के बाद बनता है। जैसे प्राथमिक व्युत्पन्न, अगर हमने किसी प्रोटीन को प्राथमिक व्युत्पन्न में, हमने आपको बताया कि प्राथमिक व्युत्पन्न वो प्रोटीन होते हैं जो अपघटन प्रक्रिया के बाद भी उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता, जरा सा कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, और द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है, प्राथमिक प्रोटीन की जो अपघटन की प्रक्रिया होती है उसके बाद जो बनता है उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया एंजाइम तथा अम्ल से प्रभावित होकर संपन्न होती है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के प्रोटीन आते हैं। पहला प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। जो प्रोटीओजेज होता है वो तो घुलनशील होता है, बट जो पेप्टोन्स होता है वो अघुलनशील होता है।
अगला हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के नाम और उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है दूध का प्रोटीन। इसे हम क्या कहते हैं, केसिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन। इसे हम क्या कहते हैं, केसिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन। ये क्या है, ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अंडे के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ओवा ग्लोब्यून या फिर ओवा बिटेलिन प्रोटीन। ये या तो हम एल्ब्यूमिन ओवा बात करते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करते हैं अंडे की प्रोटीन में, या तो ओवा बिटेलिन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, ओवा ग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। मक्के का जो प्रोटीन होता है इसे जीन गुलेटेन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि ये अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, इन्हें अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इनका हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता। जीन गुलेटिन प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन गुलेटेन, ग्लेटाइन या फिर गुलेटिन, ये गेहूं के प्रोटीन होते हैं। गुलेटिन, ग्लेटाइन और गुलेटिनिन, ठीक है, ये गेहूं के प्रोटीन होते हैं। अगला जो हमारा है वो है मानव के बाल या नाखून में पाए जाने वाले कैरेटीन प्रोटीन। आपने देखा होगा ना, जब हम बाल सही करवाने जाते हैं, हम किसी सैलून में जाते हैं, वहाँ हमसे कहा जाता है कि आप अपने बालों के लिए कैरेटीन ले लीजिए क्योंकि आपके बाल रूखे हो चुके हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैरेटीन होता है, वो हमारे बालों का प्रोटीन होता है, हमारे नाखून का प्रोटीन होता है, तो हमारे बालों को हेल्दी बना देता है। उसकी एक लेयर लगा दी जाती है हमारे बालों पर, ठीक है। नाखून के जीवित भाग में इलाडीन प्रोटीन पाया जाता है। जो नाखून के सबसे ऊपर का भाग होता है जिसे लोग बढ़ा देते हैं, उसमें तो कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो नाखूनों का जीवित भाग होता है, जो हमारे उंगली के ऊपर से जो मांस से जुड़ा होता है, उसे इलाडीन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। मूंगफली में भी इलाडीन प्रोटीन पाई जाती है, मूंगफली में इलाडीन प्रोटीन पाई जाती है। जौ में हार्डीन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, मायोसिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक। और रक्त में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। अगला जो है हमारा प्रोटीन के नाइट्रोजन मूल्यांकन। प्रोटीन का जो नाइट्रोजन मूल्यांकन है उसके बारे में। इस प्रक्रिया में शरीर द्वारा नाइट्रोजन लिया गया, मतलब फूड फॉर्म में, शरीर द्वारा नाइट्रोजन खाने के फॉर्म में लिया गया, ठीक है। शरीर से उत्सर्जित किया गया नाइट्रोजन मल व मूत्र के रूप में नापा गया। नाइट्रोजन जो हमारा होता है मल या मूत्र के रूप में मापा जाता है, ठीक है। यदि शरीर द्वारा लिया गया साथ ही शरीर से निकाला गया नाइट्रोजन की मात्रा बराबर हो, जैसे हमने जो भोज्य पदार्थ के थ्रू शरीर नाइट्रोजन हमने लिया, उसके बाद जो हमने नाइट्रोजन अपने उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर आया, दोनों की अगर मात्रा बराबर है तो उसे संतुलित नाइट्रोजन स्थिति कहते हैं, कि हमारी नाइट्रोजन की स्थिति संतुलित है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। जैसे हमने फूड द्वारा अपने खाने के फॉर्म में नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन हमारे शरीर से उत्सर्जित किया गया मल व मूत्र के रूप में, ठीक। यदि शरीर द्वारा जो हमने भोज्य पदार्थों के द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण किया और जो नाइट्रोजन हमने बाहर निकाला मल मूत्र या उत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जित तत्वों के द्वारा, तो अगर उनका जो वो सेम है, सेम क्वांटिटी में है, दोनों बराबर मात्रा में है, तो वो तो संतुलित नाइट्रोजन का उदाहरण हो गया। दूसरा है, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन का धनात्मक यानी प्लस रूप देखने को मिलता है। इनमें ग्रहण ज़्यादा, उत्सर्जन की क्षमता कम होती है। ग्रहण की क्षमता जो धनात्मक रूप देखने को मिलता है, इसमें क्या ग्रहण करने की क्षमता हम फूड के फॉर्म में ले तो ज़्यादा रहे, लेकिन जो उत्सर्जन कर रहे हैं वो कम होता है। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक संतुलित भी देखा जाता है, जिसमें ग्रहण कम और उत्सर्जन अधिक होता है। जिसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसमें हम ग्रहण तो कम कर रहे हैं नाइट्रोजन, लेकिन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। अगला प्रोटीन की कमी। अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोग हो जाता है। जो क्वाशियोरकर रोग होता है वो किशोरों में होता है, जो मेरेस्मस रोग होता है बच्चों में होता है, ठीक है। यह प्रोटीन के साथ सेल की भी कमी से यह रोग हो जाता है। प्रोटीन के साथ साथ सेल्स भी कम हो जाते हैं हमारे शरीर में। देखिए, प्रोटीन की कमी, इसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। मेरेस्मस रोग प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है, ठीक है। हमारे प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है।
प्रोटीन की अधिकता, इसकी अधिकता से किडनी प्रभावित होती है। इसके द्वारा हड्डियों से संबंधित बीमारी से होता है। दुर्घटना, ऑपरेशन, सर्जरी आदि की अवस्था में प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ा दी जाती है। इस प्रोटीन में घावों को भरने के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जब किसी को चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। वो इसलिए बढ़ा दी जाती है क्योंकि उस टाइम जो है हमारे घावों को भरने के लिए, हमारे शरीर की मरम्मत करने के लिए हमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या बात की। हमने आपसे बात की, जो पहले क्या था वो अलग है, फिर हमने आपसे बात की। चलिए हम देख लेते हैं हमने आपसे क्या क्या बात की। हमने आपसे सबसे पहले आपसे बात की आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में, फिर हमने आपसे बात की अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में, फिर आंशिक अमीनो अम्ल के बारे में बात की गई। आही, आला, मिर्थी, फिटी, वैल्यू, पास्ता, जीजीसी। फिर हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया। फिर हमने बात की कि प्रोटीन को कितने आधार पर बांटा गया है, गुणों के आधार पर, स्रोत के आधार पर और संरचना के आधार पर। फिर हमने आपसे बात की गुणों के आधार पर जो पूर्ण प्रोटीन है वो पूर्ण प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उसे पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। फिर आंशिक प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल पूरे नहीं पाए जाते, 3-4 अमीनो अम्ल जो है अनुपस्थित होते हैं। फिर हमने आपसे बात की अपूर्ण प्रोटीन के बारे में। यह प्रोटीन मुख्यतः वनस्पति जगत से प्राप्त होती है, जैसे मक्के की जीन प्रोटीन और फलों में पाए जाने वाले जिलेटिन प्रोटीन। फिर हमने आपसे बात की स्रोत के आधार पर प्राणिज प्रोटीन, इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। फिर हमने आपसे बात की वनस्पति प्रोटीन, जिसे द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है, जो अनाजों में पाई जाती है, प्राणी से, जो मांस, मछली और पनीर में पाई जाती है। फिर हमने आपको बताया कि रासायनिक संरचना के आधार पर सरल प्रोटीन, जो सरल प्रोटीन होता है, जब जल में अपघटन की क्रिया होती है जल के साथ, तो टूटने के बाद सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त हो जाता है, उसे हम सरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे अंडे का एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लूटिन्स प्रोटीन, दालों में प्रोवलिन्स प्रोटीन और बालों में जो फाइब्रोज प्रोटीन पाई जाती है। फिर संयुक्त प्रोटीन के बारे में हमने आपको बताया कि जब सरल प्रोटीन की किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ के साथ मिलकर जो प्रोटीन बनते हैं, इसके एग्जाम्पल न्यूक्लियोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन के बारे में बात हुई। फिर हमने आपसे व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में बताया। जब व्युत्पन्न प्रोटीन का विघटन होता है, इस प्रकार का प्रोटीन जो है वो निर्माण ताप, जल और पाचक रसों की प्रक्रिया के दौरान विखंडन के कारण होता है। यह भी 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक व्युत्पन्न, एक द्वितीयक व्युत्पन्न। जो प्राथमिक व्युत्पन्न होती है इनमें प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन, जमने वाला प्रोटीन। प्रोटीन्स दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया और रक्त जमने की प्रक्रिया जो प्रोटीन्स कहलाती है। मेटा प्रोटीन, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की प्रोटीन अम्ल व क्षार की क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं और इस समूह में एसिड प्रोटीन या एसिड एल्ब्यूमिन क्षारीय प्रोटीन पाए जाते हैं। जमने वाला प्रोटीन अंडे में जो पाया जाता है, पके अंडे की एल्ब्यूमिन प्रोटीन उसका एग्जाम्पल है। द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में हमने आपसे बात की कि इस प्रकार की जो प्रथम व्युत्पन्न प्रोटीन के बाद जो पदार्थ बच जाते हैं उसे द्वितीय अपघटन की प्रक्रिया के बाद जो पदार्थ शेष बचते हैं उसे द्वितीय, जो प्रोटीन शेष बचता है उसे द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें प्रोटीओजेज, प्रोप्टेन्स और पेप्टाइड्स पाया जाता है। तो प्रोटीओजेज जो होता है वो तो घुलनशील होता है, लेकिन पेप्टोन्स अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं हैं। फिर हमने बात की कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जिनमें पाए जाने वाले, जैसे दूध में क्रेसीन प्रोटीन, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, मक्के की जीन प्रोटीन, गेहूँ में ग्लेटिन या गुलेटिनिन प्रोटीन, मानव के बाल में कैरेटीन, नाखूनों में कैरेटीन प्रोटीन, जीवित नाखूनों में इलाडीन प्रोटीन, मूंगफली में भी इलाडीन प्रोटीन, जौ में हार्डिन प्रोटीन, मांस में जो पाया जाता है मायोसिन प्रोटीन, रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन प्रोटीन। फिर हमने बात की प्रोटीन का नाइट्रोजन में मूल्यांकन, कि अगर प्रोटीन जितना हम खाने के फॉर्म में ले रहे हैं और फिर जितना उत्सर्जित हो रहा है उसे संतुलित नाइट्रोजन कहेंगे। इस स्थिति को कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाते ज़्यादा हैं प्रोटीन और उत्सर्जन कम होता है और नाइट्रोजन का उत्सर्जन कम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो ऋणात्मक होते हैं वो हम उत्सर्जित ज़्यादा करते हैं और खाते कम हैं। प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर और मैरस्मस रोग होता है, जो बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, मैरस्मस रोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है, किडनी प्रभावित होती है, हड्डियों से संबंधित बहुत सारी बीमारी होती हैं। जब हमारा ऑपरेशन किसी का या कोई दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है तो प्रोटीन की अधिक ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घावों को भरने के लिए और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, जो सेल्स की टूट फूट हुई है उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ओके, ठीक है, यकीन है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हमने आपको पहले बताया कि हम वसा के यानी फैट के बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।